गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन का हमने कवर किया था बेटा। उसमें एक तो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, वो मैं और डिस्कस कर लूँ आपसे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। देखो नोट, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एजेंट टू इंक्लूड all supplies made by agent on his own account as well as on the account of his principal। तो बेटा इस वाले क्लॉज में ना एजेंट की उन्होंने बात करी है बेटा, ये सेक्शन 22 का ही पार्ट है बेटे। थोड़ा सा आपसे बेटा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, ये देखना बेटा, एजेंट के लिए उन्होंने क्या कहा है। देखो बेटा एग्जाम्पल, ये बेटा कंसाइनर है, ठीक है, और ये बचे आपका कंसाइनी है। कंसाइनर एंड कंसाइनी, ठीक है। सुनो बेटा, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये आपका प्रिंसिपल है, कंसाइनर प्रिंसिपल है, और कंसाइनी बेटा आपका एजेंट है। अब उन्होंने क्या कहा कि जो कंसाइनर है ना, उसने बेटा कंसाइनी को कुछ गुड्स भेजे, कुछ गुड्स भेजे, ठीक है। अब बेटा कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी इन गुड्स की आगे सेल करेगा, ठीक है। तो यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड करना। कंसाइनी ने गुड्स की क्या करी, सेल, तो यहां पर लिखना गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो उसने गुड्स बेचे, कंसाइनी ने गुड्स बेचे, किसके बिहाफ पे बेटे, प्रिंसिपल पे बिहाफ पे उसने गुड्स बेचे, ठीक है बेटा। अब उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा ये जो एजेंट है ना, ये जो एजेंट है, ये कुछ गुड्स तो बेच रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्लस हो सकता है बेटा, प्लस हो सकता है कुछ ये गुड्स अपने भी बेचता हो, यानी गुड्स सोल्ड ऑन ओन अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन ओन अकाउंट, मतलब कुछ गुड्स तो इसने वो बेचे जो प्रिंसिपल ने उसे बेचने को कहा था, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और कुछ गुड्स उसने अपने खुद के बेचे। तो उन्होंने कहा कि जब आप एजेंट का एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे ना, क्या बेटा, एजेंट का एग्रीगेट टर्नओवर जब आप निकालोगे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एजेंट, तो बेटा एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में वो गुड्स भी आएंगे जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचे, गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें वो गुड्स भी आएंगे जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचे, प्लस इसमें वो गुड्स भी आएंगे जो उसने अपने अकाउंट पे भेजे, अपने गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड ऑन ओन अकाउंट। तो जब आप एजेंट का एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे ना, तो एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में उसके खुद के गुड्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो उसने सेल्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे करी हैं वो भी आएंगी बेटे, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी बच्चे। तो एजेंट का जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, तो एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में, एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में वो गुड्स भी आएंगे जो उसने अपने बेचे हैं, प्लस वो गुड्स भी आएंगे जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एजेंट। तो जो उसने अपने बेचे हैं वो भी आएंगे उसके एग्रीगेट टर्नओवर में, प्लस जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचे हैं वो भी उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगे।
पक्का बताओ बेटा, सिंपल सी बात थी। कॉपी करो बेटा, फिर आपसे एक छोटी सी बात मुझे और करनी है, आपका सेक्शन 22 बेटा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में वो गुड्स भी आएंगे जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचे, प्लस जो उसने ओन अकाउंट पे बेचे वो भी आएंगे। अच्छा, अब देखते बेटा आगे, देखना बेटा, अब उसने एक छोटी सी बात और कही है, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। बेटा बात मेरी सुनना, सिंपल सी है, ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन ऑब्लिक एनी अदर रीजन, ऑन अकाउंट ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्जर। बेटा अभी समझा देता हूं आपको, यहां पर देखना मेरी बात, बहुत सिंपल सी बेटा दो बातें हैं। सक्सेशन, बेटा थोड़ा सा ना केस अज्यूम करो, अज्यूम करो ये फादर का, ये फादर है बेटा, और फादर का ना बेटा एक बिजनेस था, फादर का एक बिजनेस था, और फादर ने ना इस बिजनेस का जीएसटी में बेटा क्या ले रखा था, रजिस्ट्रेशन ले रखा था फादर ने। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, फादर की हो गई डेथ, बेटा फादर की डेथ हो गई, और फादर की डेथ के बाद फादर के बिजनेस को सन ने बेटा इनहेरिट कर लिया, तो सन इनहेरिट्स फादर्स बिजनेस। ठीक है, तो फादर की डेथ के बाद सन ने उसके बिजनेस को क्या कर लिया, इनहेरिट। बात समझ आई बेटा? ठीक है, दिस इज द केस ऑफ सक्सेशन। तो हम सन को ही तो कहेंगे सक्सेसर। सन कौन है बेटा, फादर का सक्सेसर है, वारिस कह सकते हो आप सिंपल वर्ड्स में। तो सन फादर का क्या है, सक्सेसर। बेटा अब मुझे एक बात जाननी है कि फादर ने इस बिजनेस का बेटा जीएसटी में क्या ले रखा था, रजिस्ट्रेशन। अब ये बिजनेस बेटा किसको ट्रांसफर हो गया, सन को। मैं ये जानना चाहता हूं क्या सन को फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या वो सेम रजिस्ट्रेशन बेटा कंटिन्यू कर सकता है जो उसके फादर ने लिया था। बात समझ आई जो मैं कह रहा हूं? क्या सन को इस बिजनेस का फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन, या सेम रजिस्ट्रेशन कैन कंटिन्यू? ठीक है, द आंसर इज बेटा सन को इस बिजनेस का क्या लेना पड़ेगा बेटा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और उसका ना बेटा रीजन आपको थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि बेटा जीएसटी में ना जो रजिस्ट्रेशन होता है आपको अच्छी तरह पता है, वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, और फादर और सन का पैन सेम तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो याद रखना, फादर का बिजनेस जब सन इनहेरिट करेगा तो सन को क्या लेना पड़ेगा, इस बिजनेस का बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बेटा पैन बेस्ड है, फादर और सन का पैन सेम नहीं होगा बेटा, इसलिए सन को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी डेट को, ऑन द डेट ऑफ सच इनहेरिटेंस। फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कौन सी डेट से बेटा, ऑन द डेट ऑफ सच सक्सेशन कह लो चाहे, ऑन द डेट ऑफ सच सक्सेशन, मतलब जिस दिन सन ने फादर के बिजनेस को इनहेरिट किया है उस दिन से उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऑन द डेट ऑफ सच सक्सेशन। बात समझ आई बेटा? तो याद रखना, सन जब फादर के बिजनेस को क्या करेगा बेटा, इनहेरिट करेगा, तो उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है, फादर और सन का पैन बेटा सेम नहीं होगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सी डेट से? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच सक्सेशन। ठीक है बेटा,
and same is the case with amalgamation and demerger. Same is the case with amalgamation and demerger. अमेलगमेशन में बेटा क्या होगा, देखो अज्यूम करो बेटा, एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है बेटे वाई लिमिटेड। बच्चे हुआ क्या, वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। बच्चे वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को क्या कर लिया, टेक ओवर। तो वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने बेटे एक्स लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लिया, टेक ओवर। वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या वाई लिमिटेड को बचे क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस बेटा, वाई लिमिटेड को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का जो पैन है वो बेटा डिफरेंट होगा, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। तो वाई लिमिटेड को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सी डेट से बेटे? फ्रॉम द डेट ऑफ सच अमेलगमेशन, फ्रॉम डेट ऑफ सच amalgamation. तो with effect from the date of such amalgamation. लो बेटा, ठीक है। तो सेम केस है, और बेटा यही सेम केस है डीमर्जर का। पहले से कॉपी करो, फिर आपको डीमर्जर का केस भी एग्जांपल देता हूं। करें बच्चे? अच्छा, अब बेटा कौन सा केस है तीसरा? डीमर्जर। बेटा डीमर्जर मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। डीमर्जर क्या होता है? जब बेटा दो कंपनी, एक कंपनी स्प्लिट हो जाती है इनटू टू कंपनीज। जैसे बेटा ए लिमिटेड स्प्लिट हो गई बेटा, ए लिमिटेड स्प्लिट हो गई इनटू बचे दो कंपनीज, इनटू टू कंपनीज, से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। क्या बेटा एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लेना पड़ेगा? यस बेटा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्या एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल बेटा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्हें लेना पड़ेगा बेटे अंडर जीएसटी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जीएसटी। कौन सी डेट से बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ सच डीमर्जर। छोटी छोटी बेटा तीन बातें हमने करी है, सक्सेशन का केस, अमेलगमेशन का केस, डीमर्जर का केस। कॉपी करो बेटा। ये आपका सेक्शन 22 बेटा फिनिश हो जाता है हमारा। सेक्शन 22 बेटा हमारा फिनिश हो गया पूरा। अभी हम बेटा इस लेक्चर में सेक्शन 23 भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेक्शन है, ध्यान से देखना बेटा। कर लिया बच्चे कॉपी? चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, ध्यान से सुनना। याद करो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था सेक्शन 23 क्या बताएगा आपको? पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब वो लोग, वो पर्सन्स जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 उनके बारे में बताएगा किन किन को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है।
सेक्शन 23 persons not required to get registered. Persons not required टू गेट रजिस्टर्ड मतलब जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से बेटा ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन? कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन? आओ बेटा देखते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बातें। एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली, बेटा एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ, person engaged exclusively in the business of supplying goods or service or both that is not liable to tax मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाईज। यानी बेटा बात सुनना, फिर एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा उन्होंने कहा किनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा वो पर्सन जो डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में। मैं बेटा आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं नॉन टैक्सेबल कौन सी हैं, एग्जेम्प्टेड कौन सी हैं। बेटा नॉन टैक्सेबल में एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर याद करो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड पेट्रोलियम, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। शेड्यूल 3 में बेटा एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड हैं विच आर नाइदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब उन्हें सप्लाई नहीं माना जाता है, वो भी नॉन टैक्सेबल। और बेटा एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जो हमने एग्जेम्पशन लिस्ट पढ़ी थी बेटा, तो याद रखना अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज की या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके करेगा क्या? वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज देता है जिस पे जीएसटी लगना ही नहीं है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज देता है जिस पे जीएसटी लगना ही नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन लेके करेगा क्या? तो सुनो, उन्होंने कहा किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? पर्सन्स engaged exclusively, बेटा exclusively वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ, engaged exclusively in making non taxable oblique exempt supplies। तो वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहा है, उसे बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखो पहले, फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बेटा एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चे एक डीलर है, डीलर का नाम है बेटा मधुर ऑयल्स। बेटा ये पंजाब का एक डीलर है। ये डीलर कहां का है बेटा? पंजाब का। ठीक है बेटा, आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली
engaged in supply of, ये जो मधुर ऑयल्स है ये एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन सप्लाई ऑफ पेट्रोल। बेटा इसका पेट्रोल पंप्स हैं, इसके पेट्रोल की सप्लाई करता है बेटा। और आपको अच्छी तरह पता है पेट्रोल इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। बेटा पेट्रोल पे जीएसटी नहीं आता है। पेट्रोल इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पेट्रोल इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब क्योंकि मधुर ऑयल्स सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में बेटा डील करता है, तो मधुर ऑयल्स इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मधुर ऑयल्स इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मधुर ऑयल्स इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लेने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस में एंगेज्ड है बेटा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में। सिर्फ और सिर्फ बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज्ड है। ठीक है बेटा। बेटा एक्सक्लूसिवली वर्ड का बहुत रेलेवेंस है। मैं भी आपको एग्जांपल एक देता हूं बेटे, डिफरेंस नोटिस करना। एग्जांपल, चलो चेंज करूं थोड़ा सा बेटा। अब ये देखो, मधुर ऑयल से बेटा, बेटा इसकी ना कुछ ब्रांचेस हैं, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं बेटा। एक तो बेटा इसकी ब्रांच है पंजाब में, ठीक है, और एक इसकी ब्रांच है बच्चे महाराष्ट्र में। एक इसकी ब्रांच है महाराष्ट्र में। बेटा पंजाब में तो ये सप्लाई करता है पेट्रोल की, विच इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन महाराष्ट्र में ये सप्लाई करता है मशीन ऑयल की, विच इज अ टैक्सेबल सप्लाई। बेटा अब याद रखना, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है, तो बेटा वो सेक्शन 23 में एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके ऊपर सेक्शन 22 अप्लाई करेगा, विच स्पेसिफाइज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा अब एग्रीगेट टर्नओवर उसका पंजाब में है से बेटा 25 लाख, ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर बेटा उसका महाराष्ट्र में है से 30 लाख। ठीक है बेटे, चलो याद रखना उस पर सेक्शन 23 नहीं सेक्शन 22 अप्लाई करेगा। और बेटा सेक्शन 22 के हिसाब से बताओ स्टेप्स क्या क्या होते थे। पहला स्टेप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते थे बेटा आपका, है ना। चलो बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे? सारी सप्लाईज को एडअप करोगे ऑन ऑल इंडिया बेसिस अंडर सेम पैन, तो 25 + 30 55 लाख। ठीक है, अब सुनो, अगला स्टेप था थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा एक बार बताना मेरी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है? पंजाब और महाराष्ट्र। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों बेटा थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, और थर्ड कैटेगरी में बेटा गुड्स के लिए 40 लाख था, सर्विस के लिए 20 लाख था, तो 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी। तो आप कहोगे सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख, therefore Madhur Oils is liable for registration. Madhur Oils is liable for registration. कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 22 is liable for registration. अंडर सेक्शन 22।
ठीक है बेटा। फिर एक बात और आती है, कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा। याद करो पिछला लेक्चर बेटा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। मैंने आपको कहा था सिर्फ उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। और मैं कौन से स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं? महाराष्ट्र से मैं कर रहा हूं टैक्सेबल सप्लाई। पंजाब में तो मैं कौन सी सप्लाई कर रहा हूं? नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हां, महाराष्ट्र में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र में। देयरफॉर मधुर ऑयल्स शैल गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील करते हो तो नो रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील करते हो, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। ठीक है बेटा। चलो एक और आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, देखो बेटे एग्जांपल यहां पर लिखना बेटा। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है बाय द नेम ऑफ भव्य ज्योति फाउंडेशन। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है बाय द नेम ऑफ भव्य ज्योति फाउंडेशन। ठीक है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेटा अब जो ये भव्य ज्योति फाउंडेशन है, ये बेटा अपनी सर्विसेज दे रहा है, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। ये अपनी सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो भव्य ज्योति फाउंडेशन अपनी सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, सर्विसेज गिवन बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्ट। हमने एग्जेम्पशन लिस्ट में पढ़ा था बेटा, ये सर्विसेज क्या हैं? एग्जेम्प्ट है बेटा। और क्योंकि भव्य ज्योति फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा है, नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। इसको बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 23। क्या करेगा रजिस्ट्रेशन लेके? भाई एग्जेम्प्ट सर्विस दे रहा है, जीएसटी कलेक्ट तो इसने करना नहीं है, तो क्या जबरदस्ती का इसे रजिस्ट्रेशन दिलवाएं बेटे? नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया पूरा केस। तो एक्सक्लूसिव वर्ड बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी करो, फिर एक और करते हैं बेटा पॉइंट। चले बच्चे आगे देखो, ये तो हो गया बेटा पहला जिसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बातें, बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं बेटा। सेकंड, सेक्शन 23 में सेकंड कौन है बेटा? एग्रीकल्चरिस्ट, और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ
प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बेटा एग्रीकल्चरिस्ट का सिंपल वर्ड्स में बेटा मतलब क्या हुआ? पर्सन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना, जो एग्रीकल्चर कर रहा है उसे हम एग्रीकल्चरिस्ट कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। किसान बेटा फार्मर, पर्सन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इज अ एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर। अब अज्यूम करो बेटा एक एग्जांपल, ध्यान से सुनना बेटा, अज्यूम करो बेटा एक एग्जांपल, ये फार्मर का लैंड है, ठीक है, एक फार्मर है बेटा मिस्टर ए, ये उसका लैंड है, ठीक है बेटा। वो इस लैंड पे ना फसल लगा रहा है बेटा, सपोज गेहूं की, वीट की फसल लगा रहा है बेटा। तो ये बच्चे उसने वीट की फसल लगाई, गेहूं की बेटा फसल लगाई उसने, ये उसने गेहूं की फसल लगाई, ठीक है। ये है बेटा उसने लैंड पे क्या किया बेटा? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बेटा किसकी फसल लगाई? गेहूं की, ठीक है, क्रॉप्स ऑफ व्हीट। तो उसने गेहूं की फसल लगाई बेटा, बात समझ आई? अब सुनो, अब बेटा उसने क्या करा, इस फसल को काटा मतलब हार्वेस्ट किया और बेटा प्रोड्यूस हुआ व्हीट। तो गेहूं, ये बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं ना, गेहूं की फसल लगाना इज एग्रीकल्चर और गेहूं इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो उसका गेहूं प्रोड्यूस हुआ, दिस इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। गेहूं की फसल लगाना इज एग्रीकल्चर और व्हीट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। अब उसने क्या करा बेटा? मार्केट में जाके उसने इस व्हीट की करी सेल, मार्केट में जाके उसने इस व्हीट की क्या करी बेटा? सेल करी। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा जो किसान होते हैं ना, जो किसान होते हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड को कल्टीवेट करके जो प्रोड्यूस निकलेगा ना उसके सप्लाई में एंगेज्ड हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई किसान जो लैंड के कल्टीवेशन से प्रोड्यूस निकलेगा उसकी सप्लाई में एंगेज्ड हैं, तो बेटा याद रखना बेटा, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मिस्टर ए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। उसे बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? अपने लैंड को कल्टीवेट करके जो प्रोड्यूस निकल रहा है ना उसको मार्केट में बेच रहा है, दैट्स इट। तो उसे बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है बेटे। पक्का बताओ, क्लियर हुआ? कॉपी करो बेटा, फिर एक और एग्जांपल आपको इसी में देता हूं। तो उन्होंने कहा जो किसान सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, अपने लैंड से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलता है उसको बेचता है, दैट्स इट। तो याद रखना उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा उन्होंने ना एक बात और कही यहां पर, उसने कहा सपोज मिस्टर ए
क्या करता, ध्यान से सुनना बेटा, ये बेटा मिस्टर ए पंजाब का रहने वाला है, पंजाब में खेती करता है। अब सपोज अज्यूम करो मिस्टर ए क्या करता है बेटा, मिस्टर ए वीट तो बेचता ही है, सेल ऑफ वीट तो वो करता ही है, वीट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वीट तो वो बेचता ही है बेटा, साथ साथ बेटा उसने ना राइस खरीदने बेचने का भी काम शुरू कर दिया बेटे, ट्रेडिंग इन राइस। बेटा याद रखना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइस एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता है बेटा। पैडी इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, धान की फसल जो होती है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो अब याद रखना बेटा, अब क्योंकि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचने के साथ साथ राइस की खरीद बेच भी कर रहा है, तो उसे जीएसटी में बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो सेक्शन 23 में कवर नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस को बेचने के साथ साथ राइस के खरीद बेच में भी क्या है, एंगेज्ड। सेक्शन 23 में कवर नहीं होता बेटा। वो कौन से सेक्शन में कवर होगा, 22 में। अब बेटा वीट से टर्नओवर आया उसका 32 लाख का, वीट बेच के तो टर्नओवर आया उसको 32 लाख का, और राइस से टर्नओवर आया उसको बेटा 9 लाख का। तो कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा बेटा, सेक्शन 22 अप्लाई करता है। और सेक्शन 22 कहता है बेटा कि सबसे पहले उसका क्या निकाल दो, एग्रीगेट टर्नओवर निकाल दो। कितना है, 41 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर 41 लाख। फिर क्या देखो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट। अच्छा पंजाब का है, पंजाब बेटा थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, 40 लाख इज इज थ्रेशोल्ड लिमिट। और क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, देयरफॉर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, देयरफॉर मिस्टर ए is liable for registration under section 22, is liable for registration under section 22। तो उसे बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बेटा समझ आ रहा है सबको, कॉपी करो। ये आपका बेटा सेकंड पॉइंट था सेक्शन 23 का। करें बेटे थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट अगेन। देखो बेटा ध्यान से जरा, क्या कहा है उसने, पर्सन मेकिंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा, ओनली, मतलब फिर से एक्सक्लूसिवली की बात है, मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज। बेटा इमेजिन करो, सुनो इमेजिन करो, मैं एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पहले सुनो मेरी बात। मैं जो सप्लाईज करता हूं ना बेटा, उस पे रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। मतलब मेरी सप्लाईज पे क्या लगता है बेटा, रिवर्स चार्ज। मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सी सप्लाईज करता हूं, जिन पे रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। और आपको अच्छी तरह पता है रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी सप्लायर की तो होती नहीं बेटा, किसकी लायबिलिटी होती है, रेसिपिएंट की। तो सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेके करेगा क्या, उसको रजिस्ट्रेशन से बेटा क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट। तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, रेसिपिएंट के ऊपर। और बेटा अगर आप नीचे पढ़ो ना, तो सेक्शन 24 में पर्सन रिसीविंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज, उसे बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। सप्लायर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। तो बेटा सप्लायर को क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन कराने की, जब उसको जीएसटी जमा ही नहीं करवाना है। तो लायबिलिटी किसके ऊपर शिफ्ट हो गई है, रेसिपिएंट के ऊपर ना। तो किसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, रेसिपिएंट का करवाओ, सप्लायर का क्यों करवाते हो।
मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पहले बेटा लिखो। थर्ड एक्सेप्शन, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज supplies. Person making only reverse charge supplies. Person making only reverse charge supplies. बेटा एग्जाम्पल से ना समझने की कोशिश करना। आपको बेटा रिवर्स चार्ज के ना एक दो एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखो बेटा, बेटा अज्यूम करो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। बेटा आपको अच्छी तरह पता है इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्या अपॉइंट कर रखे होते हैं बेटा, एजेंट्स अपॉइंट कर रखे होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्या अपॉइंट कर रखे होते हैं, एजेंट्स अपॉइंट कर रखे होते हैं। बेटा ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये एजेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस लाके देते हैं, है ना, और इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स को क्या देती है बेटा, कमीशन देती है। तो एक बात याद रखना, इंश्योरेंस एजेंट्स अपनी सर्विसेज देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और बेटा इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स को क्या देती है बेटा, कमीशन देती है। तो अगर मैं बेटा आपसे 2 मिनट के लिए पूछूं सप्लायर कौन है बेटा, सर्विस दे कौन रहा है, तो आप कहोगे एजेंट अपनी सर्विस दे रही है, तो एजेंट है सप्लायर, एजेंट इज सप्लायर। और बेटा इंश्योरेंस कंपनी फिर क्या है, रेसिपिएंट। आपको पता है बेटा, सुनो मेरी बात सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। आपको पता है बेटा सर्विसेज गिवन बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। सर्विसेज गिवन बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब लायबिलिटी बेटा किसके ऊपर आती है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आती है ना। तो लॉ ने क्या कहा बेटा, लॉ ने कहा भाई इंश्योरेंस एजेंट तुझे तो जीएसटी देना ही नहीं है, क्योंकि तेरी जो सर्विसेज हैं दैट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। लायबिलिटी तो इंश्योरेंस कंपनी की है, रेसिपिएंट की, तो तेरे को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। तू क्या करेगा रजिस्ट्रेशन लेके, तेरे को जीएसटी देना थोड़ी ना है। तो फिर बेटा किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसका बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। इसे तो लेना ही लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट वाला केस अप्लाई नहीं करता है इसके ऊपर, इसको लेना ही लेना पड़ेगा बेटा रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में। किसको एग्जेम्प्ट किया है बेटा, सप्लायर को, एजेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। भाई तुमने जब जीएसटी देना ही नहीं है सरकार को, तुम्हारी कोई लायबिलिटी ही नहीं है, तुम रजिस्ट्रेशन लेके करोगे क्या। ठीक है बेटा, तो सप्लायर को एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23 इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, और लायबिलिटी किसके ऊपर शिफ्ट कर दी गई है रजिस्ट्रेशन लेने की, रेसिपिएंट के ऊपर। ठीक है बेटा। अच्छा एक और एग्जांपल दूं आपको, वो मैं सिर्फ लिख रहा हूं, केस सेम ऐसा ही है। सर्विसेज गिवन बाय recovery agents to banking companies
कंपनीज। बेटा अब एक बात सुनो, एक बात सुनो बेटा, बैंकिंग कंपनीज ने ना, जो बैंक्स होते हैं बेटा, उन्होंने अपने क्या अपॉइंट कर रखे होते हैं, रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं। सर ये रिकवरी एजेंट्स क्या होते हैं बेटा? बैंक मुझे बताओ, लोगों को कार लोन देता है, टू व्हीलर लोन देता है, तो बेटा ये रिकवरी एजेंट्स का काम क्या होता है? अगर कोई कस्टमर, बैंक का कोई कस्टमर लोन की रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कमिट करता है ना, तो ये एजेंट क्या करते हैं, उसका टू व्हीलर या फोर व्हीलर पिकअप करके ले आते हैं। मतलब बेसिकली इन रिकवरी एजेंट्स का काम क्या होता है, ये कस्टमर के घर पे जाएंगे, कस्टमर को बोलेंगे भैया या तो पैसा दे, या तो ईएमआई दे, इंस्टॉलमेंट दे, नहीं तो हम तेरी व्हीकल लेके जा रहे। यानी रिकवरी एजेंट या तो पैसा रिकवर करेंगे कस्टमर से, पैसा नहीं दिया तो वो व्हीकल रिकवर करेंगे जिसके अगेंस्ट ये लोन दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा रिकवरी एजेंट्स बैंकिंग कंपनी को अपनी क्या दे रहे हैं बेटा? सर्विसेज दे रहे हैं। इसके बदले बैंकिंग कंपनीज रिकवरी एजेंट्स को बेटा क्या देती है? कमीशन। तो मैं अगर पूछूं आपसे, सप्लायर कौन है? सर्विस बेटा दे कौन रहा है? रिकवरी एजेंट। तो बेटा रिकवरी एजेंट होते हैं हमारे सप्लायर्स, ये हैं बेटा सप्लायर। ठीक है, तो सर फिर ये बैंकिंग कंपनी कौन है? बेटा बैंकिंग कंपनी हमारे वाले केस में है रेसिपिएंट, जिसको रिकवरी एजेंट की सर्विसेज मिल रही हैं। और बेटा इसके ऊपर भी ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा आपको, इसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। रिवर्स चार्ज मतलब लायबिलिटी जीएसटी जमा करवाने की सप्लायर की नहीं है, मतलब रिकवरी एजेंट्स की लायबिलिटी नहीं है, इंस्टेड लायबिलिटी है बेटा बैंकिंग कंपनी की, यानी रेसिपिएंट की। तो एक बार बताओ बेटा, जब रिकवरी एजेंट्स की लायबिलिटी ही नहीं है जीएसटी जमा करवाने की, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन क्यों दिलाएं? दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। ये एग्जेम्प्टेड हैं बेटा फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है बेटा। हाँ, तो बेटा फिर बताओ किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा? रेसिपिएंट को लेना पड़ेगा, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा बेटा सेक्शन 24 में। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा किसका? बैंकिंग कंपनी का। तो बेटा याद रखना, जो पर्सन, ध्यान से सुनना, जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ कौन सी सप्लाईज करता है? जिन पर रिवर्स चार्ज आता है। जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ वो सप्लाईज करता है जिन पे रिवर्स चार्ज आता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा तेरी कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती है। किसकी लायबिलिटी बनती है? रेसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है, वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा कंपलसरी अंडर सेक्शन 24। लेकिन बेटा ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो सिर्फ और सिर्फ वो सप्लाईज करते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज आता है। याद रखना, अगर मैं ऐसी सप्लाईज करता हूं जिन पे रिवर्स चार्ज भी आता है और फॉरवर्ड चार्ज भी आता है, तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट वाला केस अप्लाई करेगा बेटा। ठीक है, तो मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, एक पर्सन engaged in reverse charge supplies as well as forward charge supplies, shall be liable for registration अंडर सेक्शन 22। बेटा उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेक्शन 22 में।
हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाईज करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी किसकी है? रेसिपिएंट की, वो कराएगा बेटा रजिस्ट्रेशन। सब बताओ, समझ आई बेटा बात? कॉपी कर लो। हुआ बेटा सबका? बेटा रही बात, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स हो गए हमारे इसके, है ना? पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा रहा, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया बेटा, थर्ड हो गया। बेटा मैं फोर्थ और फिफ्थ ना अभी नहीं करा रहा हूँ बेटा आपको। फोर्थ और फिफ्थ में अगले लेक्चर में आपको सेक्शन 24 करवाऊंगा ना बेटा, उसके साथ साथ आपको करवाऊंगा पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ईजी रहेगा तब। ठीक है, तो फिलहाल फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को बेटा छोड़ के चलना, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना मेरे। सेक्शन 24 जब पढ़ेंगे तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी बेटा साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आपका सेक्शन 23 कवर हो गया एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।